अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फोर्स्ड ऑसिलेटर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 में हमने जो ऑसिलेटर डिस्कस किया था उसमें आइडियल बिहेवियर उसका डिस्कस किया था और हमने डैम्पिंग फोर्सेस को वहाँ पे बिल्कुल नेगलेक्ट किया हुआ था। सेकेंड चैप्टर में हमने डैम्प ऑसिलेटर को डिस्कस किया और उसमें हमने जो रेजिस्टिव फोर्सेस थी या जो डैम्पिंग फोर्सेस थी उनको भी हमने कंसीडर किया और उसमें हमने देखा कि एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड इवेंचुअली द ऑसिलेटर स्टॉप्स। और उस ऑसिलेटर को डैम्प्ड ऑसिलेटर को डिस्क्राइब करने के लिए हमने कुछ टर्मिनोलॉजी वहाँ पे डिफाइन की, जैसा कि रिलैक्सेशन टाइम या क्वालिटी फैक्टर ऑफ दैट ऑसिलेटर, और इसके अलावा लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट को हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो ये थर्ड चैप्टर में हम यहाँ फोर्स्ड ऑसिलेटर को डिस्कस करेंगे। तो डैम्प्ड ऑसिलेटर में हमने देखा कि वहाँ पे एम्पलीट्यूड, अगर एक दफ़ा ऑसिलेटर ऑसिलेट करे तो इस एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड इवेंचुअली इट विल स्टॉप। लेकिन फोर्स्ड ऑसिलेटर में हम क्या करते हैं कि हर ऑसिलेशन के बाद वी प्रोवाइड ए फोर्स टू दिस ऑसिलेटर। तो जितना एनर्जी लॉस हुई है या जितना एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ है उसको हम रिस्टोर कर देते हैं। तो फोर्स हम इतनी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो दोबारा से जो एनर्जी लॉस हुआ है वो दोबारा से रिस्टोर हो जाए और एम्पलीट्यूड रिस्टोर हो जाए। तो एक फोर्स्ड ऑसिलेटर हम कह सकते हैं कि एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करते हैं। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं जैसे कि अगर सिंपल पेंडुलम है, उसको एक दफ़ा अगर आप ऑसिलेशन उसमें स्टार्ट है और आप ड्यूरिंग ऑसिलेशन अगर आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्सेस और ड्यू टू डैम्पिंग फोर्सेस कुछ देर के बाद वो रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन एक फोर्स्ड ऑसिलेटर, अगर हम उसी सिंपल पेंडुलम को अगर हम हर ऑसिलेशन के बाद हम उसको एक फोर्स अप्लाई करें so that it can regain its lost energy or its lost amplitude. तो जितना एक ऑसिलेशन में डिक्रीज आया है उसके एम्पलीट्यूड में डिक्रीज आएगा, उतना ही अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करके उसको रिस्टोर कर दें तो उसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। इस एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, पार्क में एक बच्चों के जो झूले होते हैं, स्विंग को अगर एक दफ़ा आप पुश करें, ठीक है, और जब दोबारा आपके पास आए कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट होने के बाद तो आप उसको दोबारा पुश कर दें, फिर दोबारा फोर्स लगाएं, ठीक है। तो इस तरह से जो उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ है वो दोबारा से रीस्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको एक दफ़ा पुश करने के बाद झूले को अगर दोबारा अगर आप उसको फोर्स नहीं लगाते तो हर ऑसिलेशन के बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स एम्पलीट्यूड वुड डिक्रीज एंड इवेंचुअली दैट स्विंग विल स्टॉप। ओके, सो फोर्स्ड ऑसिलेटर की हम इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। Suppose that if I have a mechanical oscillator of mass m with stiffness S and with the resistive force R, and if we are applying the external force F naught cos of omega t, then we can write the equation for this forced oscillator as mx double dot plus Rx dot plus Sx equals F naught cos of omega t. So here F naught is the amplitude of the external force. Okay, so लास्ट चैप्टर में हमने इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 किया था, ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेटर। यहाँ पे क्योंकि हम फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स को हमने F naught cos of omega t इक्वल किया है। ओके, सो आई कैन लेबल इट एज इक्वेशन नंबर 1. So this equation would have two solutions. So
one solution we say that it has so its solution would have two terms. One would be the transient term, and second would be the steady state term. Okay, so the transient term will remain for a very short interval of time, and it has the same solution as we discussed in the last chapter. Okay, so एक इसका behavior transient behavior होगा which will remain for a very short interval of time, और इसका solution वैसे ही होगा जैसा कि हमने damped oscillator के केस में हमने इसको डिस्कस किया, और we can write its solution as x would be equal to c e to the power minus r t by 2m e to the power minus iota s by m minus r square over 4m square root times t. Okay, so this type of behavior decays with this exponential term, और जिसको हमने logarithmic decrement भी कहा हुआ है. Second solution would be, so first solution we say that first solution is the transient behavior, okay, and second would be the steady state behavior. Okay, so the steady state behavior would be after the transient term will die away, and we can write its solution as x equals to a e to the power iota omega t. I can label it as equation number 2. So where a may be a complex, so it may have components in and out of phase with the driving force. तो एक फोर्स ऑसिलेटर का जब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे उसमें दो तरह की टर्म्स आएंगी. वन इज द ट्रांजिएंट टर्म एंड सेकंड वुड बी द steady state term. So transient term will remain for a very short interval of time, and after the transient term dies away, the behavior of the oscillator would be described by this steady state term. Okay, and now we will discuss this steady state behavior. Okay, so we can write its solution as x equals a e to the power iota omega t. So if this is the solution of our equation 1, then this solution should satisfy our equation 1. So I can use this solution in my equation number 1. So I need to differentiate it with respect to time. So I will find x dot, so which would be iota omega a e to the power iota omega t. So I can also write it as iota omega x and label it as equation number 2. I can also find the x double dot, that would be iota square omega and then omega square a e to the power iota omega t, and I can also write it as minus omega square x. A e to the power iota omega t, I know that's equal to x from equation 2, and I can also use the value of iota square, that's the minus 1, and I can label it as equation number 4. So if I use the results from equation number 3 and equation number 4 in equation 1, so I will reach, so m minus omega square x plus r into, so x I know, x dot I know, iota omega x plus
S into x. Okay, so and that is f naught e to the power iota omega t. Okay, so यहाँ मैंने फोर्स को भी इसकी मैग्नीट्यूड और साथ में फेज की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसकी फेज की फॉर्म में लिखे. ओके, so I can also use the value of x here, so I can also write it as minus m omega square a e to the power iota omega t plus r iota omega a e to the power iota omega t plus s a e to the power iota omega t, which is equal to f naught e to the power iota omega t. Okay, so I can take this exponential term common from this equation, so I will be left with minus a omega square m plus iota omega a r plus a into s. Okay, I have taken e to the power iota omega t as common. So, e to the power iota omega t. Okay, so exponential term यहाँ पे cancel हो जाएगी, and I can also take a common from this equation. So and I can find the value of a here, f naught power, so that would be iota omega r plus s minus omega square m. ठीक है, मैंने इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे. और and I can also write this a as f naught power omega iota r plus s over omega minus omega m. लास्ट इक्वेशन को मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. सो इफ आई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by minus iota, so I will get the following result. A would be equal to minus iota f naught divided by omega. iota r को अगर मैं minus iota से multiply करूँ, so it will be simplified as r. iota multiplied by iota, that would be iota square, और iota square मैं जानता हूँ कि that is minus, and minus into minus would be plus. Okay, so I will only left with this r plus iota into, यहाँ मैंने इसको इस ब्रैकेट को भी माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन साथ में मैं इसका सीक्वेंस भी चेंज कर रहा हूँ. ठीक है, तो सो आई कैन राइट r प्लस आयोटा ओमेगा m माइनस s ओवर ओमेगा. Okay, so the value of a would be minus iota f naught divided by omega zm. So I can label it as equation number 6. So where I have used zm equal to r plus iota omega m minus s over omega. So Zm here is the mechanical impedance. I can write Zm as, so I can write in its magnitude along with its phase. So Zm e to the power iota 5. So if I use the value of a and Zm in my equation number 2,
So my equation number 2 was x a e to the power iota omega t. So I will get x would be equal to a e to the power iota omega t. That's my equation number 2. So if I put the value of a here, so value of a is minus iota f naught e to the power iota omega t divided by omega cm. So I can also use the value of cm here, so it would be minus iota f naught e to the power iota omega t divided by omega cm e to the power iota 5. Okay, so I have used value of a and also the cm. Okay, so I can further simplify this equation. So minus iota f naught e to the power iota omega t minus 5. ठीक है, न्यूमरेटर में भी एक्सपोनेंशियल टर्म मौजूद है और डिनोमिनेटर में भी एक्सपोनेंशियल टर्म मौजूद है, तो दोनों को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ, और डिनोमिनेटर में मेरे पास रह जाएगा ओमेगा zm. ठीक है, आई कैन लेबल इट एज इक्वेशन नंबर 7. So where I know that the magnitude of this mechanical impedance is r square plus omega m minus s over omega square and whole square root. तो हमने इक्वेशन 7 जो हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमें मिल गई है, ठीक है, और हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स मौजूद हैं, ठीक है. वी कैन सी हियर दैट देयर एग्जिस्ट्स अ फेज डिफरेंस फाई बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है. फाई यहाँ पे फेज डिफरेंस मौजूद है, ठीक है. सो दैट्स द फेज डिफरेंस बिटवीन द एक्सटर्नल फोर्स and that of the displacement. Okay, and there is also an extra phase which is introduced by this minus iota term. ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अगर phi हमारे पास अगर जीरो भी होगा, so even then the displacement will lag behind that of force by pi by 2. Okay, तो हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे दो तरह का फेज डिफरेंस है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सटर्नल फोर्स में दो तरह का फेज डिफरेंस है. एक तो ये फाई है, सो विच इज डिफाइंड बाय द रिएक्टिव पार्ट ओमेगा एम माइनस एस ओवर ओमेगा ऑफ द मैकेनिकल इम्पीडेंस. ठीक है, ओमेगा एम माइनस एस ओवर ओमेगा वुड डिफाइन दिस फाई. इसके अलावा एक एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस भी मौजूद है, ठीक है, विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस माइनस आयोटा टर्म. ठीक है, माइनस आयोटा हम इसको पहले, इस आयोटा का कंसेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी किसी भी वेक्टर से पहले माइनस आयोटा अगर ऑपरेट हो तो वो उसमें माइनस पाई बाय 2 पे उसको रोटेट कर देता है वेक्टर को. तो यहाँ पे माइनस आयोटा मौजूद है, ठीक है. इसका मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान माइनस पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है, ठीक है, और ये हर वक्त रहेगा. ठीक है, इवन इफ अगर ये फाई हमारे पास जीरो भी हो तो तब भी ये आयोटा की वजह से पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस रहेगा. ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट would always lag behind the applied force by minus pi by 2 by pi by 2. तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट would be अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू लिखना चाहूँगा दैट वुड बी एफ नॉट ओवर ओमेगा zm, और मैक्सिमम वैल्यू हम जानते हैं कि दैट्स द एम्पलीट्यूड. सो एम्पलीट्यूड हियर वुड बी एफ नॉट ओवर ओमेगा zm. और हम जो इसकी जो डिस्प्ले जो एफ नॉट ओवर ओमेगा zm की जो डायमेंशंस है हमारे पास, वो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशंस आनी चाहिए हमारे पास.
ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी को हमने डिफाइन किया कि वेलोसिटी इज एफ नॉट ओवर जी एम, ठीक है। या हम पहले ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, एफ इक्वल्स टू आर एक्स डॉट, ठीक है। सो ये हम डैम्पिंग फोर्स को हम ये पहले डिफाइन कर चुके हैं, दैट्स आर एक्स डॉट, ठीक है। तो और वेलोसिटी हमें पता है कि वेलोसिटी इज ऑलवेज, वेलोसिटी हम जानते हैं कि दैट्स डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। तो इन तमाम रिलेशन से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इसकी एफ नॉट ओवर जी एम यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है। और वेलोसिटी हम जानते हैं दैट्स डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। तो यहाँ से हमारे जो इसकी डायमेंशंस हैं वो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशंस बन जाती हैं। स्टूडेंट्स, अब तक की डिस्कशन को मैं समराइज करता हूँ। एक फोर्स्ड ऑसिलेटर की हमने इक्वेशन लिखी है, ठीक है, इक्वेशन 1 इसको मैंने लिखा है। और उसके बाद में डिस्कस किया कि इस इक्वेशन के इस सॉल्यूशन में 2 टाइप्स ऑफ टर्म्स होंगी। सो वन टर्म वुड डिफाइन द ट्रांजिएंट बिहेवियर एंड सेकेंड टर्म वुड डिफाइन इट्स स्टेडी स्टेट बिहेवियर। ट्रांजिएंट बिहेवियर जैसा कि नाम से जाहिर है कि दिस टाइप ऑफ बिहेवियर रिमेन्स फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। और इसका सोल्यूशन हम वैसे ही फाइंड कर सकते हैं जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में डैम्प्ड ऑसिलेटर का सोल्यूशन हमने फाइंड किया, ठीक है। तो हम लास्ट चैप्टर से हमने इसका डायरेक्ट सोल्यूशन यहाँ पे लिखा। इसको हम बाद में एक और टॉपिक में इसको और मज़ीद भी डिस्कस करेंगे कि ये बिहेवियर किस किस्म का होता है। सेकेंड बिहेवियर इज द स्टेडी स्टेट बिहेवियर। और इसके बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए मैंने इसका सोल्यूशन लिखा कि x इक्वल्स a e to the power iota omega t, और I have found the value of the amplitude and then put this value in my equation 2. So I reached this equation of displacement. और यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया। इक्वेशन 7 की मदद से हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। So number 1 was, so the phase difference between the displacement and the force is phi, ठीक है। Phi here is the phase difference which is between the f naught and this x, and this phi is defined by this reactive part of this gm of mechanical impedance, that is omega m minus s over omega. So this bracket will define this the phase difference. लेकिन हमने साथ में ये भी डिस्कस किया, सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि an extra phase difference is introduced by this minus iota term, ठीक है। हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी भी वेक्टर से पहले माइनस आयोटा हो, इसका मतलब है कि ये माइनस पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम ये भी हम कह सकते हैं कि अगर फाई 0 होगा, इवन देन द डिस्प्लेसमेंट वुड लैग बिहाइंड दैट ऑफ द फोर्स बाय पाई बाई 2। एंड देन वी हैव आल्सो डिस्कस द थर्ड पॉइंट दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट here would be f naught over omega zm, and that we already know that maximum value of the displacement is known as the amplitude. तो यहाँ पे हमने फोर्स को लिखा है f नॉट e to the power iota omega t, ठीक है। अगर यानी कि इसमें इस फोर्स में इसका रियल पार्ट भी मौजूद है और इसका इमेजिनरी पार्ट भी मौजूद है, यानी कि मैं इसको f नॉट into cos of omega t minus iota sin omega t के फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट में भी इसका रियल पार्ट भी मौजूद है और साथ में इसका इमेजिनरी पार्ट भी मौजूद है। अगर मैं फोर्स का रियल पार्ट अगर मैं ले रहा हूँ, if I will take here f naught cos of omega t, if I will take the real part of the force, then I will use the real part of the displacement. So now I want to find the real part of this displacement from this equation 7. So I know that x, my equation number 7 is x equals minus iota f naught divided by omega
Zm e to the power iota omega t minus 5. Okay, so I write it as the real part and imaginary part omega Zm e to the power iota theta. हम इसको Euler's theorem से हम इसको लिख सकते हैं, that's cos of omega t minus 5 plus iota sine of omega t minus 1. Okay, so if I will multiply this minus iota f naught over omega Zm with this bracket, so I will be left with, so minus iota f naught cos of omega t minus 5 divided by omega Zm plus iota और iota multiply होंगे, that would be iota square, और iota square की वैल्यू मुझे अंदर -1 and -1 will be multiplied this minus, so that would be a positive term. So it would be f naught over omega Zm into sine omega t minus 5. ओके, सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि रियल पार्ट मेरा कौन सा, यहाँ पे एफ नॉट ओवर ओमेगा जी एम साइन ओमेगा टी माइनस 5 इज माई रियल पार्ट, और जिस टर्म के साथ आयोटा मौजूद है दैट्स माई इमेजिनरी पार्ट. तो अगर मैं फोर्स का, जैसे कि स्टार्ट में इक्वेशन नंबर 1 से मैंने स्टार्ट किया था, इक्वेशन 1 में मैंने फोर्स का रियल पार्ट लिया था एफ नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, तो देन आई हैव टू यूज द रियल पार्ट ऑफ दिस displacement, and the real part of this displacement is f naught over omega Zm sine omega t minus 5. ठीक है, so the real part of, so the value of x from f naught cos of omega t is therefore, I will also write its real part f naught over omega Zm sine of omega t minus 5. इसी तरह से अगर मैं फोर्स का, अगर मैं इनिशियली if I have used the imaginary part of the force, okay, f naught iota f naught sine omega t, so then I can use the imaginary part of this displacement. यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों पार्ट हमारे जो सॉल्यूशंस हैं, जो डिस्कशन हमने की है, उसको सेटिस्फाई करते हैं. सो अगर इफ आई हैव टेकन द रियल पार्ट ऑफ द फोर्स, रियल पार्ट ऑफ द फोर्स इज एफ नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, देन द रियल पार्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एफ नॉट ओवर ओमेगा जी एम साइन ओमेगा टी माइनस 5. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्स में कॉस की टर्म है और जबकि डिस्प्लेसमेंट में साइन की टर्म है. तो इसका मतलब ये है कि दोनों में जो हमेशा फेज डिफरेंस होगा वो पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होगा. ठीक है, क्योंकि एक फोर्स में कोसाइन का अगर फंक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट में साइन फंक्शन आ जाता है, तो हमेशा इनमें पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होगा. इस तरह से अगर हम इसका इमेजिनरी पार्ट लेते हैं तो इमेजिनरी पार्ट फोर्स का क्या हो जाएगा, आयोटा एफ नॉट साइन ओमेगा टी. तो इमेजिनरी पार्ट में फोर्स में साइन मौजूद होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के जो इमेजिनरी पार्ट है वहाँ पे कोसाइन फंक्शन मौजूद होगा. तो इस तरह यहाँ भी इसका पाई बाय 2 फेज डिफरेंस हमेशा रहेगा. स्टूडेंट्स, जो मेरी इक्वेशन नंबर 7 डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, यहाँ से मैं वेलोसिटी भी फाइंड कर सकता हूँ. If I differentiate this equation with respect to time, then I can find the velocity. So if I will find the x dot here, so that would be my velocity. So अगर मैं इस equation को, equation number 7 को अगर मैं differentiate करता हूँ, ठीक है, so I will be left with iota omega into minus iota
f naught e to the power iota omega t minus phi divided by omega zn. ठीक है, इक्वेशन 7 को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम होगा और इसकी पावर से मेरे पास आएगा आयोटा ओमेगा, ठीक है, और आयोटा ओमेगा के साथ मैंने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा कैंसिल हो जाएंगे, आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है, और आयोटा स्क्वायर वी नो दैट दैट्स -1 and when this -1 is multiplied by this negative sign so it would be positive, so I would be left with, so मेरी velocity यहाँ पे आ जाएगी f naught divided by zn e to the power iota omega t minus phi, ठीक है। सो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि वेलोसिटी के रिलेशन में आयोटा की टर्म मौजूद नहीं है, ठीक है, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन में आयोटा माइनस आयोटा मौजूद था, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी का जो मेरे पास रिलेशन आया यहाँ पे आयोटा मौजूद नहीं है, ठीक है। सो द ओनली फेज डिफरेंस बिटवीन द फोर्स F एंड द वेलोसिटी वुड बी phi, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही फेज डिफरेंस होगा और या हम इन अदर वर्ड्स वी कैन से जितना भी फेज होगा दैट वुड बी ओनली ड्यू टू दिस phi, ओके, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी वुड बी f नॉट ओवर zm, ठीक है, और क्योंकि ये वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है तो उसको हम कहेंगे वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, so that would be velocity amplitude, कि जिस तरह हमने डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू को हमने एम्पलीट्यूड कहा है, इसी तरह से जो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम वेलोसिटी एम्पलीट्यूड कहेंगे और दैट वुड बी हियर f नॉट ओवर zm, ठीक है। f नॉट ओवर zm की डायमेंशंस जो हैं वो वेलोसिटी की होनी चाहिए, ये फार्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि हमने डैम्पिंग फोर्स को लिखा था F इक्वल्स टू R x डॉट, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं x डॉट फाइंड करूँ तो दैट वुड बी F ओवर R, ठीक है, तो R देयर वाज द डैम्पिंग फैक्टर, सो डैम्पिंग फैक्टर हियर इज द, या रेजिस्टेंस थी वहाँ पे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को मैंने Zm के तौर पे मैंने लिखा हुआ, ठीक है। So again if I write the real part of this velocity, so the real part of the velocity here would be f naught over zm cos of omega t minus 1, ठीक है। तो जबकि पहले हमने डिस्प्लेसमेंट का जब रियल पार्ट लिखा है तो उसमें दैट इज f नॉट ओवर ओमेगा zm sin ओमेगा t माइनस 5, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का रियल पार्ट है उसमें साइन की टर्म मौजूद है, जबकि वेलोसिटी की जो रियल पार्ट है उसमें कॉस फंक्शन मौजूद है, तो दिस मीन्स दैट वेलोसिटी वुड ऑलवेज बी अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट by pi by 2 radians, okay, so we can also find the phase phi from this, so we already know that tangent phi का relation हम पहले पढ़ चुके हैं, that's xm over r, and here xm equals to omega m minus s over omega divided by r. So if I have used the real part of the force, that is f naught cos of omega t, then the real part of the displacement is, I have found that f naught over omega zm sine of omega t minus 5, and the real part of the velocity would be f naught over zm cos of omega t minus
फाई। ठीक है, अगर इसका मतलब ये है कि फोर्स में हमारे कोसाइन फंक्शन है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में हमारा साइन का फंक्शन है, तो फोर्स और इसमें डिस्प्लेसमेंट में हमेशा पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, और इवन इफ फाई इज 0, लेकिन हम देख सकते हैं अगर हम फोर्स और वेलोसिटी के रिलेशन को कंपेयर करें तो दोनों में कोसाइन फंक्शन है। तो इफ फाई हियर वुड बी 0, देन फोर्स एंड वेलोसिटी वुड बी इन फेज।